यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड द्वितीय वर्ष बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अलावा जितनी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या रीट हो, डीएसएसबी हो, या मिलिट्री स्कूल जितने होते हैं उससे संबंधित जो भी टीचिंग के पोस्ट निकलते हैं उससे संबंधित शिक्षण का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम शिक्षण में तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इसके पहले हम एक क्लास में शिक्षण के अर्थ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दूसरी क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिक्षण की परिभाषा क्या होती है और शिक्षण की प्रकृति के बारे में, यानी इसके पहले 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छे शिक्षण की, एक उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम कहें कि एक अच्छा नागरिक की क्या विशेषता होती है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि वो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, वह जो अन्य ईमानदार हो, तो तमाम चीज़ें हैं जो आप उसकी विशेषताओं को बता सकते हैं। उसी प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि आपसे ये पूछा जाए कि एक अच्छा शिक्षण आप किसे मानते हैं, अच्छा शिक्षण होता क्या है, अच्छा शिक्षण किस प्रकार का होता है, उसके बारे में आप बताइए। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। अगर आज आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है या ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो संचालित होती होगी, चाहे जिस शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आप प्रशिक्षण ले रहे हों या किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से आपने प्रशिक्षण ले चुके हों, आप ले रहे हों या ले चुके हों, दोनों कंडीशन में। अगर ले चुके हैं तो आपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आपने प्रशिक्षण लिया, आपने पूरी एकेडमिक डिग्री प्राप्त की, तो आप वहाँ चुनाव करते रहे होंगे कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर खराब है। तो टीचर अच्छा है, टीचर खराब है, इसकी जब आप व्याख्या करते थे, इसका जब आप तुलना करते थे, जब आप ये अंदाजा लगाते थे कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर खराब है, तो वहाँ आप उसकी जो शिक्षण विधियाँ थी और उसका जो टीचिंग मैनेजमेंट था, उस शिक्षण विधियां और टीचिंग मैनेजमेंट, यानी जो उसका शिक्षण का पूरा प्रबंधन होता था, वो किस प्रकार से कोई टीचर करता है। जो शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षण प्रबंधन करता है, सबसे अच्छी टीचिंग मेथड का प्रयोग करता है, सबसे अच्छे टीचिंग जो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, बच्चों को बहुत आराम से इजी वे में समझा ले जाता है, उसको आप कहते हैं कि वह बहुत अच्छा टीचर है। यानी बच्चे जिस शिक्षक की बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हों, समझते हों, वह कठिन से कठिन चीज़ों को बहुत हल्के में बच्चों को समझाने का प्रयास करता हो और समझाने में सफल भी होता हो, तो आप कहते हैं कि हाँ, वो फला टीचर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये तो हो गई एक शिक्षक की विशेषता। और शिक्षक की विशेषता नहीं, जब वह अच्छा पढ़ाता है तब आप कहते हो कि वो टीचर अच्छा है, यानी कि उसका जो पढ़ाने की शैली है, उसका पढ़ाने का जो तरीका है, वो जो प्री प्लानिंग करके आता है, पहले से पढ़ करके आता है, वो समझाने का प्रयास करता है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो आज हम एक सैद्धांतिक रूप से हम चर्चा करेंगे कि एक उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम पॉइंट दर पॉइंट हम इसके बारे में एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं। इसमें अगर पहला पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो शिक्षण होगा वो सुनियोजित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि पहले से ही उसका प्लानिंग किया जाए। देखिए, जब कोई भी काम हम पहले से उसका नियोजन कर लेते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, पहले ही हम उसकी व्यवस्था कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि जब हम इस काम को करने जाएंगे तो हमको कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ महसूस हो सकती हैं, कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। और जब हम उन कठिनाइयों का पता पहले ही लगा लेते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास भी पहले ही हम करते हैं। यानी कि कोई भी काम हो, इस संसार का कोई भी काम हो, अगर हम करने जाते हैं तो उसके पहले अगर उस पर हम चिंतन कर लें, मनन कर लें थोड़ा सा, तो हमको पता चल जाएगा कि उस काम में हमको कहाँ समस्या आ सकती है
कहाँ दिक्कत आ सकती है, और जब हम उसकी समस्याओं के बारे में पता कर ले जाएंगे तो उसको दूर करने का प्रयास भी हम पहले ही कर लेंगे। और हम जब क्लासरूम में जाते हैं, वो शिक्षण की अगर बात हो, तो जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ होता क्या है कि जब हमको पहले से पता रहता है कि ये कठिन शब्द आए हैं, बच्चे यहाँ जरूर फंसेंगे और बच्चे पूछेंगे जरूर, तो अब पहले से हम तैयार रहते हैं कि इसके लिए अगर बच्चे ने कहा कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम पहले से उदाहरण और पहले से ही उसके कंटेंट को हम रखे रहते हैं कि अगर बच्चे ने कहा कि नहीं समझ में आया तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यानी जो पूरा मैनेजमेंट होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, उसके बारे में वह शिक्षक जो है पहले से ही सोच विचार करके उसका सुनियोजित प्रोग्राम एक रहता है, और उसके बाद ही वह कक्षा शिक्षण करने के लिए जाता है। तो जब पहले से ही सुनियोजित होगा, कोई भी काम, शिक्षण ही नहीं कोई भी काम होगा जो पहले से ही नियोजित होगा, तो वह काम का जो रिजल्ट होगा, उस काम का जो परीक्षा फल होगा, यानी उसका जो फल होता है वह क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो जो कोई भी काम हो, चाहे वो शिक्षण का हो या कोई भी काम हो, तो पहले से ही हमको उसका नियोजन कर लेना चाहिए। दूसरा है कि उत्तम शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं होनी चाहिए। उत्तम शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं होती हैं। उत्तम शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं होती हैं। वांछनीय सूचना क्या है? वांछनीय सूचना का मतलब है कि जो बच्चे को चाहिए, जो बच्चे की जरूरत है। अगर सूचनाओं की हम बात करें तो इस संसार में इतनी सूचनाएं हैं, इस संसार में इतना कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान तो ले ही नहीं सकता। तो ज्ञान उसको चाहिए क्या? जो उसकी जरूरत है, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी इच्छा है, जो उसको जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो, केवल उसकी सूचना उस बच्चे को चाहिए। यानी कि वांछनीय सूचना, हर सूचना नहीं बच्चे को चाहिए। तो जैसे कि अगर बच्चे तक हमको सूचना पहुंचानी है, तो बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चे की जो जरूरत है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ मनोविज्ञान का प्रयोग हो रहा है कि बच्चे की सूचना, हर सूचना तो हम नहीं पहुंचा सकते, उसको हम ज्ञानी तो बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं बना सकते हैं कि अगर किसी भी क्लास का कोई बच्चा है तो उसके लिए कुछ जरूरत होती है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ाएं, तो उसके लिए जो जरूरत है उसको हम उसको पढ़ाएं। कक्षा 5 के बच्चे को कक्षा 5 की जरूरत के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, कक्षा 8 के बच्चे को 8 की जरूरत के हिसाब से पढ़ाएंगे, या उच्च लेवल का बच्चा है तो उसके लेवल के अनुसार। यानी जिसको जहां जैसी जरूरत होगी, उसके लिए जो वांछनीय होगा, जो उसकी आवश्यकता होगी, उस अनुसार उसको हम कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, उस हिसाब से उसको हम सूचना प्रदान करेंगे, और जिससे वो बच्चा जब वांछनीय सूचना पाएगा तो उसका विकास निरंतर रूप से होगा। तीसरे अगर विशेषता की हम बात करें तो तीसरी विशेषता है कि उत्तम शिक्षण सुझावात्मक होता है। उत्तम शिक्षण जो होता है वह सुझावात्मक होता है। उत्तम शिक्षण सुझावात्मक होता है। सुझावात्मक, उत्तम शिक्षण सुझावात्मक होता है। सुझावात्मक का मतलब शिक्षण में कभी भी आदेश नहीं शामिल होता है। यानी बच्चे को कोई शिक्षक जब आदेश देगा तो वह अच्छा शिक्षण नहीं माना जाएगा। सुझाव हमेशा सुझाव के रूप में, यानी मार्गदर्शक के रूप में उसको केवल सुझाव आप दे सकते हैं, ना कि कोई आदेश आप दे सकते हैं। तो अच्छा शिक्षण वही माना जाएगा कि जिसमें बच्चे की आवश्यकताओं को समझते हुए, बच्चे की समस्याओं को समझते हुए, बच्चे की इच्छाओं को समझते हुए, बच्चे की रुचियों को समझते हुए हम उसको क्या करें, सुझाव दें, उसको उचित मार्गदर्शन हम करें और उसको हम अभिप्रेरित करते रहें। तो इस प्रकार से जो तीसरा पॉइंट वह है कि उत्तम शिक्षण जो होता है वह सुझावात्मक होता है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उत्तम शिक्षण दया और सहानुभूति। उत्तम शिक्षण में दया और सहानुभूति होती है। उत्तम शिक्षण में दया और सहानुभूति किस लिए? दया और सहानुभूति इसलिए कि बच्चों की आवश्यकताओं को एक टीचर को समझना ही होगा।
बच्चों की आवश्यकताओं को समझना ही होगा, बच्चों की समस्याओं को समझना ही होगा कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चा चाहता क्या है, उसकी समस्या क्या है, कहाँ वो कमियां कर रहा है, उस कमियों को दूर कैसे किया जाए। तो उसमें वह एक तानाशाह की भूमिका नहीं अदा कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता है, वह उसको सलाह दे सकता है और उसकी समस्याओं को समझते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उसको वह मार्गदर्शन प्राप्त करने का काम करेगा। अगले अगर विशेषता की बात करें तो जो अच्छी शिक्षण होती है, जो उत्तम शिक्षण होता है, उत्तम शिक्षण बालक में निहित गुणों का विकास करता है। उत्तम शिक्षण जो होता है वो बालक में निहित गुणों का विकास करता है। अब बालक में निहित गुणों का विकास का मतलब कि क्या करना है। एक शिक्षक का जो काम होता है वह बच्चे को ऐसे रूप में तैयार करना होता है कि जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं, जो बच्चे के सामने भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं, यानी जो उसका आगामी जीवन होगा उसमें जो समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को वह बच्चा किस प्रकार से सुलझाएगा, उसके दिमाग को इस प्रकार से सेट करना है, उसमें इतनी क्षमता विकसित कर देनी है। और वह क्षमता आएगी कब? बताया गया कि हर बच्चे में यह क्षमता जो है वो विद्यमान है। हर बच्चे में यह क्षमता क्या है? विद्यमान है। केवल करना क्या है शिक्षक को कि उसको बाहर निकालना है, उसको सही रास्ता दिखाना है, उसमें जाने की क्षमता है। जैसे कोई बच्चे, किसी बच्चे को बस्ती जाना है तो बस्ती जाने की क्षमता उस बच्चे में है, लेकिन टीचर क्या करेगा? उसको सही रास्ता दिखाएगा कि जो रास्ता सही हो उस रास्ते से होकर के वह बच्चा बस्ती पहुंचे। वह रास्ता दिखाने का काम केवल टीचर करता है, ना कि आदेश देता है, एक सुझाव देता है कि आप अगर ऐसे करोगे तो ये चीज़ अच्छा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है? बालक में जो भी निहित शक्तियाँ हैं, जो भी निहित गुण है, जो भी निहित योग्यताएं हैं, जो भी निहित क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का विकास करना उस टीचर का, उस शिक्षण का एक काम होता है। इसके अलावा हम अगर कहें तो उत्तम शिक्षण प्रेरणादायक होता है। उत्तम शिक्षण जो होता है वह प्रेरणादायक होता है। उत्तम शिक्षण जो होता है प्रेरणादायक होता है। प्रेरणादायक माने मोटिवेशन प्रदान करता है। उत्तम शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छा शिक्षण आप किसे कहेंगे? जो बच्चे को मोटिवेशन पैदा करे, जो बच्चे को अभिप्रेरित करे किसी काम को करने के लिए, उसमें ऐसी योग्यताएं विकसित हों जो वह आने वाली समस्याओं को समाधान कर सके। बच्चा मोटिवेट होकर के अगर बहुत सारा काम करता है, किसी भी आदमी में अगर मोटिवेशन नहीं होता है तो वह कोई काम नहीं करता है। मोटिवेट होता है तो बहुत सारा काम कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो शिक्षण में भी मोटिवेशन जरूरी है। तो जिस शिक्षण में मोटिवेशन शामिल होता है, अभिप्रेरणा शामिल होता है, तो वो शिक्षण अच्छा माना जाता है। अगले विशेषता की अगर बात करें तो अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे ध्यान दिया जाता है। अच्छे शिक्षण में अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान दिया जाता है। अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है। अच्छा शिक्षण वह होता है जिसमें कोई भी टीचर एक क्लास में जब पढ़ाता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, 25 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे उस क्लास में बैठे होते हैं। हर बच्चे की क्षमता अलग है, हर बच्चे की योग्यता अलग है, हर बच्चे का वातावरण अलग है, हर बच्चे की पारिवारिक स्थिति अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है, सामाजिक स्थिति अलग है। वो तमाम सारी भिन्नताओं से वो पूरा क्लास भरा पड़ा होता है। लेकिन अच्छा टीचर वह होता है जो सबको एक साथ लेकर के चलता है। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं पे ध्यान देते हुए सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे की समस्या का समाधान होना उस क्लास की ज़रूरत है
और उस शिक्षक में इतनी योग्यताएं होनी चाहिए, उस शिक्षक में इतनी क्षमताएं होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे के सामने भी कोई समस्या ना हो, सभी समस्याओं का समाधान वह टीचर करता हो। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पे ध्यान देते हुए वह शिक्षण कार्य जो होता है, अगर वह शिक्षण कार्य कोई अध्यापक करता है तो वह जो शिक्षण होता है वह अच्छा माना जाता है। अगला अगर हम कहें कि उत्तम शिक्षण हमेशा उत्तम शिक्षण हमेशा छात्र के पूर्व ज्ञान / अनुभव पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। देखिए, जो अच्छा शिक्षण होता है वह हमेशा बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान और अनुभव क्या है? एनसीएफ 2005 में आपने पढ़ा होगा कि कहा गया है कि टीचर जो भी उदाहरण प्रस्तुत करे वो बच्चे के जो परिवेश से संबंधित हो, बच्चों के आसपास जो वातावरण है उससे संबंधित हो। ये इसलिए कहा गया कि बच्चा आते जाते खाते पीते रहते घूमते टहलते उसको देखता है, और जब देखता है तो क्या होगा कि उस पे वह ज़्यादा उसको समझ में आएगा। अगर हम ऐसे उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि जो वो कभी देखा नहीं हो, तो वह केवल कल्पना कर सकता है, वो कल्पना सही भी कर सकता है, कल्पना गलत भी कर सकता है। तो हमको ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए जो बच्चे के जीवन से संबंधित हो, बच्चे के परिवेश से संबंधित हो, बच्चे के वातावरण से संबंधित हो। और पूर्व ज्ञान का मतलब ये हो गया कि बच्चे को जब पूर्व ज्ञान होगा तो उसको एक आधार का काम करेगा, और उस पर हम चाहे जितना भी नया ज्ञान उसमें ला करके हम जोड़ सकते हैं। तो जो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको आधार बनाते हुए उसमें हम नए ज्ञान का जब समावेश करते हैं तो वह जो टीचिंग होता है वह अच्छा होता है। उत्तम शिक्षण जो होता है वह प्रजातांत्रिक होना चाहिए। उत्तम शिक्षण जो होता है वह प्रजातांत्रिक होना चाहिए। उत्तम शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब आप जानते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो। यानी कि अगर किसी बच्चे के सामने कोई समस्या आती है, बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है, तो बच्चा ये मत सोचे कि हम टीचर से कैसे पूछें, हमको डर लग रहा है। तो ये स्थिति वहाँ बहुत भयावह स्थिति है। तो कोई भी बच्चा जिसके सामने कोई समस्या आती है, जिसको भी कोई कंटेंट समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो वह निर्भीक होकर के अपने टीचर के सामने अपनी बात को रख सके। तो ये स्थिति जो बनती है उसमें जो होता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो होती है, वहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है बच्चे और शिक्षक के बीच में वह बहुत ज़्यादा होता है। और जब इंटरेक्शन किसी क्लास में होता है तो वह सबसे प्रभावशाली क्लास माना जाता है। सबसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सबसे प्रभावशाली तब मानी जाती है जब शिक्षक और छात्र के बीच में लगातार संप्रेषण बना रहता है। अगर संप्रेषण नहीं होता है तो फीडबैक नहीं मिलता है, और फीडबैक नहीं मिलता है तो टीचर को ये पता नहीं चल पाता है कि जो मैं समझा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो भी क्लास हो वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जो शिक्षण होता है वह प्रगतिशील होना चाहिए। जो शिक्षण होता है, अच्छा शिक्षण जो होता है वह कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए। प्रगतिशील। शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। अगर मान लीजिए डॉक्टर है, अगर मान लीजिए इंजीनियर है, अगर मान लीजिए वकील है, अगर मान लीजिए टीचर है, कुछ भी कोई भी पेशा हो, कोई भी व्यवसाय हो, अगर वह जो नित्य नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नित्य नए नए खोज हो रहे हैं, उससे वह परिचित नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह बहुत पीछे हो जाएगा। अगर कोई पुराना डॉक्टर होगा तो आज से 40 साल पहले उसने ट्रेनिंग किया होगा, वह एमबीबीएस की डिग्री लिया होगा। उस समय जो भी फार्मूले रहे होंगे वो आज के डेट में पुराने हो गए होंगे। आज बहुत सारी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई होंगी, तो उसको लगातार कंटिन्यू अगर वो परिचित नहीं है तो धीरे धीरे करके वो फेल हो जाएगा।
टीचर भी ऐसे ही है। आप देखते हैं पहले क्या व्यवस्था थी, अगर वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है। यहाँ से आप पता चाहे जहाँ रहेंगे आप वहीं बैठ करके पढ़ सकते हैं, आज की व्यवस्था है। अगर उसमें वह शिक्षक जो आज का शिक्षक है वो सम्मिलित नहीं होता है तो इसका मतलब कि वह अभी बहुत पीछे है और वह सफल कभी नहीं हो सकता है और ना तो सफल शिक्षण कर सकता है। तो एक उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है कि वह हमेशा क्या हो, प्रगतिशील रूप से वह बना रहे। उत्तम शिक्षण अगला है 11 नंबर, उत्तम शिक्षण निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। उपचारात्मक, निदानात्मक का मतलब कमियों का पता लगाना और उपचारात्मक का मतलब होता है उन कमियों को दूर करना। तो शिक्षण ऐसा अच्छा माना जाता है जिसमें कमियों का पता भी लगाया जाए और उन कमियों को दूर भी किया जाए। अगर कमियों का पता नहीं लगाया जाता है तो उन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। तो सबसे अच्छा शिक्षण वही होगा कि जब एक टीचर पढ़ाने के बाद पता करता है कि किन किन बच्चों को नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया ये पता करता है कि इनको क्यों नहीं समझ में आया, दिक्कत कहाँ रह गई, उन कमियों को पता लगा करके वह उसको दूर करने का प्रयास करता है। उसके बाद जो उत्तम शिक्षण होता है वह छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करता है। उत्तम शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास पैदा करता है। जो उत्तम शिक्षण होगा वह छात्रों में, जब बच्चा जो है उसको समझ में आएगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। कोई चैप्टर बच्चा अगर इतने अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छी टीचिंग के द्वारा उसको पढ़ाया गया है, तो उसमें तो ये इतना आत्मविश्वास आ ही जाता है कि कोई भी हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम बता ले जाएंगे। तो जब शिक्षण अच्छा होगा तो बच्चे में आत्मविश्वास ऑटोमेटिक रूप से उसको आएगा कि कोई हमसे चाहे जहाँ से कोई पूछ ले, कोई हमको दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो उत्तम शिक्षण होता है, उत्तम शिक्षण होता है वो छात्रों में संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक स्थिरता पैदा करता है। संवेगात्मक स्थिरता का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एकाएक बहुत तेज खुश हो जाना, एकाएक बहुत तेज क्रोधित हो जाना, एकाएक बहुत तेज रुष्ट हो जाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी गुस्से पे कंट्रोल ना होना, वो संवेगात्मक अस्थिरता है। स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है। यानी हम संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं है कि चाहे जहाँ गुस्सा हो जाए, चाहे जहाँ खुश हो जाए, ये संवेगात्मक रूप से स्थित नहीं है। एक अच्छा टीचिंग वह होता है जब बच्चे को संवेगात्मक रूप से स्थिर कर देता है। बच्चा उस पर अपने संवेगों पे नियंत्रण करना जान जाता है कि कहाँ पे हमको खुश होना है, कहाँ पे खुश नहीं होना है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि कहीं पे हम अगर हंसे तो अच्छा नहीं माना जाता है और कहीं पे अगर हम रोए तो अच्छा नहीं माना जाएगा। हर जगह के माहौल के हिसाब से ही हमको क्या होगा, सेट होना होगा। और जब तक हम उस माहौल के हिसाब से सेट नहीं होंगे तब तक वह समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद उत्तम शिक्षण में शिक्षक जो होता है पथ प्रदर्शक, उत्तम शिक्षण में, उत्तम शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और मित्र के रूप में होता है। आप जानते हैं कि जो अच्छा शिक्षण तभी माना जाएगा कि जिसमें क्या हो, प्रभुत्व ना हो शिक्षक का। वहाँ वो केवल मार्गदर्शक की भूमिका अदा करे, पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करे,
एक मित्र की भूमिका अदा करें, बच्चों को लगे कि नहीं इनके सामने तो हम अपनी कोई बात शेयर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक अच्छा टीचर वह होगा, एक अच्छा शिक्षण वह होगा जहां उचित वातावरण तैयार किया जाए। और लास्ट पॉइंट में हम ये कह सकते हैं, उचित वातावरण का मतलब क्या कि ऐसा हम सिचुएशन क्रिएट करें कि जिससे बच्चा आ करके और स्वयं सीखने के लिए उत्सुक हो जाए, मोटिवेट हो जाए। ऐसी परिस्थितियां हम डेवलप कर दें। जैसे आप एक कोई फिल्म देखते हैं, तो जब अगर आधे घंटा आपने फिल्म देख लिया तो आपको लगता है कि अब इसको पूरा ही देखेंगे, पता लगाएंगे कि ये काम किसने किया। तो उसी प्रकार से एक मोटिवेशन होता है, एक इस टाइप का जो वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है कि जिससे बच्चा जब वहाँ पहुँचे तो उसको अपने आप सीखने के लिए उसके अंदर उत्सुकता आ जाए। अगर इस प्रकार का टीचिंग होता है तो वह सबसे अच्छा टीचिंग माना जाता है। लास्ट पॉइंट है कि उत्तम शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में निपुण बनाते हैं। यानी जो छात्र होते हैं, छात्र जो होते हैं समस्या समाधान में निपुण निपुण हो जाते हैं। अच्छे शिक्षण के द्वारा छात्र समस्या समाधान में निपुण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कुल 16 पॉइंट में, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुल 16 पॉइंट में हमने इसको दिया आपको, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। आप इसको तैयार कर लीजिए, अपने नोट्स में इसको रखिए, नोट्स को बनाते चलिएगा और डेली आपको रात में 9 बजे लाइव क्लास के माध्यम से एक क्लास डेली आपको मिलेगा। ये कोई भी एग्ज़ाम होगा, बीएड होगा, बीटीसी होगा, यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, इस तरीके की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रोज रात 9 बजे आपको एक क्लास डेली मिलेगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।